नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने धन्यवाद समारोह आयोजन किया। इस आयोजन में राज्य में महिलाओं को नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किए जाने पर यह आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद व्यक्त किया। तो धन्यवाद समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बताते चले कि राज्य में 30% महिलाओं को शैक्षिक आरक्षण दिया गया है और जिसके चलते ये सम्मान और धन्यवाद समारोह कार्यक्रम रखा गया। उधर उत्तराखंड सरकार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही। जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में मकानों में दरार आई है। कांग्रेस की ओर से इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया है, मगर अब तक कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं हो सका। वहीं हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बहुत चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक है। और हमने मुख्यमंत्री से 2 बार भेंट करके, बल्कि 2-3 बार मिले हैं और बार भी लोग मिले हैं, उनको सलाह दी है और उन तक अपनी बात पहुंचाई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करो की मांग की, क्योंकि हम जानते थे राज्य के पास संसाधन नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। और मगर दिल्ली वाले तो केवल अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते नहीं। तो उत्तराखंड के मन की बात थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा माना जाए। मोदी जी ने अनसुना कर दिया है। हम लोगों ने जो यहाँ का नेतृत्व है, हम सब ने उनसे कहा है कि वो आए, क्योंकि उनने चिंता व्यक्त की। ये चिंता उनकी तरफ से थी हिमालय को लेके। पूरा हिमालय दरक रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। और जो विकास शुरू हुआ था, अगर उसमें कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है या जो टेक्निकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पूरा इलाका एनटीपीसी के खिलाफ है, लेकिन सरकार बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए उसको क्लीन चिट दे रही है। तो जो कॉर्पोरेट्स के आगे, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, घुटने टेक के बैठी है। में पटवारी पेपर लीक घोटाले में कई नए नाम उजागर हो रहे हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने लक्सर के रहने वाले रिटायर्ड टीचर को गिरफ्तार किया है। अभय राम नाम के आरोपी टीचर पर दर्जन भर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करने के लिए बनाए गए सेंटर तक ले जाने का आरोप है। पुलिस को अभय राम के पास से 2 लाख रुपए कैश और कुछ अभ्यर्थियों के मार्कशीट और चेक मिले हैं। पेपर लीक घोटाले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी है। पटवारी पेपर प्रकरण लीक में अभी तक की ये 12वीं गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभियुक्त अभय राम, ये एक रिटायर्ड टीचर हैं, पीतपुर लक्सर के रहने वाले। कुछ समय पूर्व ये रिटायर्ड टीचर अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से अभियुक्तों के संपर्क में आए। उस दौरान इनकी बातचीत हुई और एक पेपर लीक प्रकरण के बारे में जानकारी दी गई और उनसे बच्चे इकट्ठे करने के लिए कहा गया। तो इसके क्रम में पूछताछ की गई। पूछताछ में इस चीज की पुष्टि हुई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी सपुर्दगी से 2 लाख रुपए कैश में बच्चों के मूल चेक बरामद हुए।
उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची में गलतियों को सही करने के लिए 9 नवंबर से 10 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया गया था। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि राज्य में पिछले साल की तुलना में इस बार 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग की तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी युवा मतदाताओं को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वह निकट भविष्य में नए मतदाता के रूप में जुड़ सके। तो अंतिम मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस बार 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं। बता दें कि 9 नवंबर से 10 जनवरी तक एक खास कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें सभी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा था ताकि सब अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकें। उधर बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश कार्य समिति में 135 सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों में 46 और स्थायी आमंत्रित में 25 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो 25 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिसकी सूची जारी की गई है। तो आमंत्रित सदस्य भी तय किए गए हैं और ये सूची जारी की गई है, जिसमें 25 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की घोषणा की गई है। इस सूची में 25 सदस्यों का नाम है और जिसमें आपको बताते चले कि आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की गई है। वहीं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पहुंचे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों विवादों के घेरे में हैं और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे और कई साधु संतों से मुलाकात की। साथ ही शास्त्री योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहुंचे। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि हमारी विधाएं अलग हैं, मगर मार्ग और लक्ष्य एक है। इसको लेकर हमारे बीच चर्चा हुई है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, जिससे सनातन परंपरा आगे बढ़ सके। तो आचार्य बालकृष्ण शास्त्री से धीरेन्द्र शास्त्री ने मुलाकात की है, जहां पर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। बताते चले कि इन दिनों बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो विवादों के घेरे में हैं। नागपुर में उनका जब शिविर लगा था तो उन्हें एक संस्था की तरफ से एक चैलेंज दिया गया था, जिसके बाद से ही ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। और अब धीरेन्द्र शास्त्री हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण से मुलाकात की है। हमारे पास उनका आगमन हुआ, हम मिले, दोनों को अच्छा लगा, क्योंकि विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है।
तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उसके लिए जो सनातन वैदिक हमारे ऋषियों का मार्ग है उस पर और बेहतरीन क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग। उधर हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से सैकड़ों लोगों से लाखों की ठगी की गई है और संस्थापक के फरार होने से पीड़ित लोगों में हड़कंप मच गया है। भारी संख्या में लोग ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और मुस्लिम फंड संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामला गंभीर देखते हुए हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर 6 टीमों का गठन किया गया। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 12,70,000 रुपए भी बरामद किए हैं। तो मुस्लिम फंड के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12,70,000 रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही मामले की सूचना पुलिस के पास पहुंची तो मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन किया गया और उसी पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों के पास से नकदी बरामद की गई है। व्यक्ति उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और एसपी क्राइम मैम और सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर को भी और मुझे भी इसमें बताया गया कि आप टीम का गठन करके आगे की कार्रवाई करें। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ किया। ये बाइकें राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए दी गई हैं। राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को आपदा कार्यों कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, राजस्व से संबंधित विभिन्न कार्यों के तुरंत निस्तारण के लिए ये बाइक दी जा रही हैं। सीएम धामी ने हीरो मोटोकॉर्प का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को इन मोटरसाइकिलों की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान एवं विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा होगी। राजस्व उप निरीक्षकों को दी गई इस सुविधा से उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने में सुविधा मिलेगी, तो दूसरी तरफ जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से 3 बाइकें दी गई हैं, तो उसको सीएम ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। ये बाइकें क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए इससे सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ विकास कार्यों में भी इन बाइकों से मदद मिलेगी। तो 300 बाइकें हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से दी गई हैं। सीएम धामी की तरफ से हरी झंडे दिखाकर बाइकों को रवाना किया गया है। राज्य के पर्वतीय जिलों को ये बाइक दी गई हैं, जिससे क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा मिलेगी। उधर उत्तराखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बार 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
हालांकि अभी नई प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक नए सदस्यों की सूची भी जारी हो जाएगी। इस बैठक के संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह 2 दिवसीय बैठक रायवाला में प्रस्तावित है। तो नए सदस्यों की सूची आज जारी होगी और 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो ये नई प्रदेश की टीम बनी है और कार्य समिति का विस्तार जो होने जा रहा है, इसकी पहली बैठक 29 और 30 जनवरी को रायवाला में वुड्स रिजॉर्ट में होगी। इसमें 29 तारीख को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, आईटी, सोशल मीडिया के प्रभारी। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से रजनी भंडारी को हटाने के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान नंदा देवी राजजत यात्रा के रास्ते में निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने के बाद रजनी भंडारी को पद से मुक्त किया गया था, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इस मामले की पहले ही 2 जिलाधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है, जिसमें कोई भी अनियमितता साबित नहीं हुई है। उसके बावजूद रजनी भंडारी को जिलाध्यक्ष पद से हटाने की बात सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करने वाली नीति का इशारा कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि यहाँ सत्ता का दुरुपयोग हो। उनके खिलाफ अनियमितताओं के बहुत सारे मामले थे और जांच में वो अनियमितताएं सही पाई गई, इस कारण उनको हटाने का काम सरकार ने किया। देखिए, तफ्तीश किस समय की थी? 15-16 में। मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे जो कहते थे आंखें फेर लूंगा, मुंह फेर लूंगा और लूट लीजिए प्रदेश को। तो आप अंदाज लगा सकते हैं किस प्रकार की जो है तफ्तीश उस वक्त रही होगी। जस राजा तस प्रजा, इस प्रकार की तफ्तीश उस वक्त रही और इस सारी अनियमितताओं को दबाने का काम किया। निश्चित तौर पे पूरा एक आप देखिए, पूरे भारत में एक निजाम जब से बदला है, 9 साल में बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार ने 9 राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। और आज जिस तरीके से रजनी भंडारी जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि आपको दिखाना भी चाहता हूं, जिलाधिकारी की जांच में वित्तीय अनियमितता नहीं होने की बात लिख के दी गई है, उसके बावजूद भी बिना कोई कारण बताओ नोटिस के उनको हटाया गया है। ये राजेंद्र भंडारी जी के और कांग्रेस की सक्रियता से चिढ़कर सरकार ने ये फैसला लिया है। उधर सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाव और भूस्खलन को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि 224 प्रभावित भूस्वामियों को वितरित कर दी गई है। 95 प्रभावित किराएदारों को 47.5 लाख रुपए तत्काल राहत के रूप में वितरित किए गए हैं। जोशीमठ में उद्यान विभाग की भूमि पर मॉडल प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माणाधीन है। जल्द निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। तो वहीं उन्होंने बताया कि ढाक गांव चमोली में प्री फैब्रिकेटेड ट्रांजिशन सेंटर के लिए भूमि विकास कार्य का जारी है। सर्वेक्षण में दरारें वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये अभी पिटकुल के स्तर से मेरे पास कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई है।
उनकी टीम है वहाँ पे, वंस वी गेट द रिपोर्ट उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं तो वो उस पर कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्शन पैकेज का पार्ट रहेगा, किस तरह से एक एक चीज़ को हमको देखना है, यूटिलिटी, बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गई, ड्रेनेज हो गया, सारी चीज़ें उसका पार्ट रहेगा। तो आपदा पीसी को लेकर ये जानकारी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि जोशीमठ से है, जहां पर निरंतर हो रहे भूदसाव के चलते लोग बीते 27 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को इंटर कॉलेज तिराहे से वेद वेदांत स्कूल तक जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में पूरे पेनखंडा क्षेत्र में लोग शामिल रहे। लोगों की मांग है कि जोशीमठ में प्रभावित हुए परिवारों को उचित मुआवजा राशि मुहैया करवाने के बाद उनका स्थायी पुनर्वास कर दिया जाए। लोगों ने गुस्से में जमकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की। तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जहां पर ग्रामीणों में जमकर एनटीपीसी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। भूदसाव के चलते प्रदर्शन हो रहा है और लोगों की मांग है कि उन्हें स्थायी पुनर्वास कर दिया जाए। कई तरह की मांगे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन मुख्य तौर पर लोगों में, पीड़ितों में एनटीपीसी को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। ट्राई कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे आज इस तरह से जो लोग सड़कों पर उतर आई है। अगर एनटीपीसी मारवाड़ी गिरीफ जो काम कर रही है गिरीफ और सरकार जिम्मेदारी जल्दी से जल्द इन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करती तो इससे भी ज्यादा जनता और सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन होगा। पूरे पेनखंडा के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं केवल इसलिए कि जोशीमठ को बचाया जा सके। जोशीमठ को बचाने के लिए जो नीति अभी तक चली है, केवल लोगों के जुबान पर केवल एक बात दिखने में आ रही है कि एनटीपीसी को वापस करो, क्योंकि एनटीपीसी ने ही जोशीमठ की ये स्थिति बनाई है। लोगों का ये मानना है अगर एनटीपीसी के द्वारा जोशीमठ को बचाया जा सकता है तो लोगों का साफ कहना है कि एनटीपीसी को वापस जाना चाहिए, फिर से इस आध्यात्मिक नगरी जोशीमठ को बचना चाहिए। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जिस वजह से इतना बड़ा पेनखंडा सड़कों पर उतर गया है, अगर उसे वापस करना पड़े तो कर देना चाहिए और जोशीमठ के अस्तित्व को बचा लिया जाए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।